नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, स्टेट्स अर्ज सेंटर टू प्रोक्योर फॉर ऑल। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स ने कोशिश की कि वो इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन खरीद सकें, लेकिन जो दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने स्टेट को यह बताया है कि वो वैक्सीन की डिलीवरी केवल केंद्र की सरकार को देंगे, यूनियन गवर्नमेंट को देंगे। तो अब राज्य की सरकारें केंद्र से डिमांड कर रही हैं कि आप वैक्सीन को इंपोर्ट करिए और कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच में इस वैक्सीन को बांटिए। केंद्र सरकार के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर बन रहा है कि वो अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेट करे। और चूंकि हमारी देश की कंपनी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये जो आपका भारत बायोटेक है, ये इनफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन नहीं बनवा पा रही हैं, तो इस रिस्पेक्ट में बहुत इमरजेंसी मोड में हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो अर्जेंट मोड में यूएसए निकल गए हैं। यूएस में जाके वो सीनियर यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से मिलेंगे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन से भी मिलेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली फाइजर और मॉडर्ना को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए बात करेंगे। हालांकि हो सकता है कि जयशंकर साहब इस बात की भी कोशिश करें कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शुरू किया जा सके। अब देखते हैं जयशंकर साहब वहां पर जाके कितना कर पाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर साहब यूएस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। रीजन बीइंग वो बहुत लंबे समय तक यूएस के एम्बेसडर भी, मतलब इंडिया के एम्बेसडर भी रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो पहले एम्बेसडर रहे, फिर बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने और फॉरेन सेक्रेटरी के बाद अब ये फाइनली फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आप लोगों के लिए भी बड़ी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ है। जयशंकर साहब से इंस्पायर होइए। और जो लोग भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज जाना चाहते हैं, फॉरेन सर्विसेज वालों के लिए आप कह सकते हो जयशंकर साहब एक रोल मॉडल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पंजाब नाम के स्टेट ने मॉडर्ना से बात की, मॉडर्ना से बोला कि भाई आप अपनी वैक्सीन हमको भेज दो। मॉडर्ना ने बोला कि भाई वैक्सीन तो हम केवल केंद्र सरकार के ऑर्डर पे ही भेजेंगे। तो अब दिल्ली चीफ मिनिस्टर और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं वो केंद्र सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन को इंपोर्ट करो। यहाँ पे एक बड़ा ही प्रैक्टिकल प्लान दिया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब ने। इन्होंने मोदी जी को बोला है कि आप एक काम करो, वैक्सीन की डिमांड को एसेस करो स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट को कितनी वैक्सीन की जरूरत है, और उस बेसिस पे आप एक कंसोलिडेटेड ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दो। और जब आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट करोगे तो एक ही जगह से बहुत इनफ वैक्सीन की डिमांड जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के दाम यहाँ पे सस्ते भी हो जाएंगे। अगर अलग अलग स्टेट्स अलग अलग ऑर्डर प्लेस करने पे जाएंगे तो वैक्सीन के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। विजन साहब ने इसके साथ ये भी कहा कि अगर हो सके तो वैक्सीन का खर्चा केंद्र की सरकार उठाए, राज्यों के लिए भी। ठीक है ना, वैक्सीन एक पब्लिक गुड है, तो इसके लिए हमसे पैसा लेना सही नहीं है। अब ये तो देखिए सेंटर के ऊपर प्रेशर जा ही रहा है कि भाई सेंटर पैसा दे, सेंटर पैसा देना नहीं चाहता। विजन साहब ने ये बोला कि भाई सीवियर इम्पैक्ट है सेकेंड वेव की, हार्ड इम्यूनिटी बनानी है तो हमको एक यूनिवर्सल वैक्सीन ड्राइव करानी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से ये जो पल्स ओरियल, ये जो ओरल पोलियो की जो वैक्सीन आती थी ना, तो ओरल पोलियो वाली वैक्सीन का क्या सीन था कि भाई वैक्सीन को प्रोक्योर करना केंद्र सरकार का काम था। वैक्सीन प्रोक्योर करके केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे देती थी और राज्य सरकार फिर लोगों को देती थी वैक्सीन। कुछ इसी प्रकार का कोविड-19 की बात करें, बट कोविड-19 की वैक्सीन है महंगी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए पूरी खरीद पाना महंगा पड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है। बहुत से स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए हैं लेकिन वो वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि इन कंपनीज ने बोला है कि भाई ये जो वैक्सीन हैं, ठीक है, ये हम केवल केंद्र सरकार को ही बेचेंगे। और जो कोविशील्ड जो कि आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाती है, ये इनफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन इंडिया में नहीं बना पा रहे। ओवरऑल अगर दुनिया में बात की जाए कि कितनी वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, तो 167 करोड़ डोजेस पूरी दुनिया में दी जा चुकी हैं। 39.1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में वैक्सीनेट हो चुके हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है। इंडिया में वैक्सीन दी गई हैं 19.2 करोड़ डोजेस, जिसमें से 4.17 करोड़ पूरे फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं। मतलब हमारे देश की 3.1% जनता इस फुल्ली वैक्सीनेटेड। अभी भी 33 गुना जनता को वैक्सीनेट होना बाकी है। चाइना में 51 करोड़ डोजेस, यूनाइटेड स्टेट्स में 28.6 करोड़ डोजेस, यूनाइटेड किंगडम में 6.06 करोड़ डोजेस और ब्राजील में 5.77 करोड़ डोजेस अब तक दी गई हैं। तो मतलब हमने ओवरऑल डोजेस देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना यूएस से ही कम है, यूके ब्राजील से बहुत ज़्यादा है हम लोग, बट हमारी आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है, ये भी तो एक मेजर फैक्टर है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज में न्यू आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन,
चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। क्यों हेल्प करनी है? तो भाई आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अलग अलग टॉपिक से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करके हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो भी आप मैसेजेस भेजते हो उनके मैं शॉर्ट वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, अगर मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल हो सकती है। और अगर आप चाहते हो कि आपका नाम ना लिया जाए वीडियो में, तो आप मुझे बता दो, मैं आपके नाम और आईडी दोनों हाइड कर दूंगा, लेकिन आप ये लिख देना अपने मैसेज में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए, और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगली वीडियो पे चलते हैं। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स ट्रिगर प्रोटेस्ट। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ बता देता हूँ इस टॉपिक का, इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए एक्चुअली में हुआ ये है कि लक्षद्वीप में नए एडमिनिस्ट्रेटर गए हैं। ये नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो भैया पटेल साहब थे। अभी ये जो पटेल साहब हैं ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव के। इन्होंने दिसंबर लास्ट ईयर चार्ज संभाला है लक्षद्वीप का, और उसके बाद इन्होंने बहुत से नियम कानून लेके आए हैं, जैसे कि लक्षद्वीप एनुअल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, लक्षद्वीप डेवलपमेंटल अथॉरिटी रेगुलेशन, अमेंडमेंट टू लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ रूल्स। तो इस प्रकार के बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे पटेल साहब लेके आए हैं। अब ये चेंजेस कहीं ना कहीं लक्षद्वीप की जनता को पसंद नहीं आ रहे थे कुछ, और ये जो आपके पंचायत वाले जो चेंजेस हैं इसमें ये भी आया है कि भाई पंचायत पोल में अब केवल वही एस्पिरेंट खड़े हो सकते हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी पहले जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं वो अपने बच्चों को मार तो देंगे नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। फिर ये भी बोला जा रहा है कि लक्षद्वीप में ये बीफ बैन कर रहे हैं, तो ये बीफ बैन को भी लेके कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चालू हो गए। तो ओवरऑल ये लक्षद्वीप नाम की यूनियन टेरिटरी में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर ड्राफ्ट रेगुलेशन में ये भी बोला गया कि एंटी गुंडा एक्ट लेके आया जाएगा लक्षद्वीप में। हालांकि लक्षद्वीप में ऑलरेडी क्राइम रेट कम है, तो यहाँ पे एंटी गुंडा एक्ट लाने की क्या जरूरत है, इसलिए भी लोग नाराज हैं। प्लस यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, जिसके पास पावर होगी टू एक्वायर लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। तो इस बात को भी लेके कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो नाराज हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे आप कह सकते हो प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में वीडियो मैं अलग से भी डालूंगा, और 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लक्षद्वीप आइलैंड्स पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियोस मैंने बना रखी हैं, दोनों वीडियोस देख लीजिए जाके, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बैंगलोर विटनेस रेयर रेनबो। भाई देखिए एक ये इमेज देखिए, कुछ इस प्रकार की इमेज आपको बेंगलोर में बनी देखने को मिली। तो रेनबो तो आपको एक कहते हैं ना कि एक बूम, मतलब आपको एक कहते हैं प्रोजेक्टाइल सा बना हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा सर्कल बन गया है रेनबो का। तो ये जो पूरा का पूरा सर्कल होता है रेनबो का, ये इसको आसानी से नहीं बनता है, इसको 22 डिग्री हेलो भी कहते हैं। ओके, इसको सन हेलो भी कहा जाता है, क्योंकि सन की शेप का पूरा एक रेनबो का सर्कल सा बन गया है यहाँ पे। और ये चीज देखने को मिली बेंगलोर के रेजिडेंट को जब ये रेनबो कलर रिंग बन गई। ये जो रेनबो कलर हेलो है, जैसा कि मैंने बताया, इट इज इन अ परफेक्ट सर्कल। ओके, और ये जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, इसके बहुत से हिस्सों से ये हेलो देखने को मिला। सुबह 11 AM ये हेलो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं 1 घंटे तक ये लोगों को दिखता रहा। इसको 22 डिग्री हेलो भी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऑप्टिकल फिनोमिना है। जो रेनबो बनता है वो भी एक ऑप्टिकल फिनोमिना है, ये जो सन हेलो बना है ये भी ऑप्टिकल फिनोमिना है। तो क्या होता है ना कि हवा में बहुत सारे मिलियंस ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स हैं। इन आइस क्रिस्टल से सनलाइट होती है रिफ्लेक्ट, और मिलियंस ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल से ये सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब ये सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन की नहीं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये स्क्रीन है, लाइट पड़ी वापस आ गई, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ऐसे गई और थोड़ी सी बेंड हो गई दूसरे मीडियम की जाने की वजह से। तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी लाइट एयर में है और आइस क्रिस्टल एक दूसरा मीडियम है, तो सनलाइट जब एयर ये जो आइस क्रिस्टल में घुसेगी तो मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स है ना, इनमें 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। 2 बार रिफ्लेक्शन होने के चलते पूरी जो सनलाइट है ना वो 22 डिग्री से घूम जाती है। यहाँ पे देखिए आपको ये आइस क्रिस्टल नजर आ रहा है, इधर से घुसी, 2 सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई, तो जो आउटगोइंग सनलाइट है वो 22 डिग्री के एंगल से घूम चुकी है। ओके, ये जो बेंडिंग कितनी होगी किसी एक पर्टिकुलर आइस क्रिस्टल से, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस आइस क्रिस्टल का डायमीटर कितना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इन 2 बेंडिंग के बाद एक आइस क्रिस्टल से
22 डिग्री का डायमीटर निकलता है, इसको 22 डिग्री हेलो बोलते हैं। और इससे आप कह सकते हो कि मून की शेप का एक हेलो सा बन जाता है, जिसको आप सन हेलो भी यहाँ पे बोलते हो। तो ये सन हेलो का फिनोमिना याद रखिएगा। 22 डिग्री हेलो डेवलप्स व्हेन लाइट एंटर्स one side of the columnar ice crystal and exists through another side. The light is refracted when it enters the ice crystal and once again when it leaves the ice crystal. 2 बार लाइट रिफ्रैक्ट होती है, उसके चलते 22 डिग्री अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से भटक जाती है, फिर और आगे क्रिस्टल तो और 22 डिग्री, फिर और आगे क्रिस्टल, फिर और 22 डिग्री और 22 डिग्री, इससे पूरा एक सर्कल सा बनता चला जाता है। ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना में सन हेलो क्या होता है ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में तो देखिए इस प्रकार की हाईली टेक्निकल चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब ये रिफ्रैक्शन पे सवाल फिजिक्स का जो ऑप्शनल लेके दे रहे हैं उनके लिए भले आ जाए, आपके पास तो नहीं आएगा। हाँ, प्रीलिम्स में आ सकता है। फिर बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया साहब, उनका कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है। इनका स्टेटमेंट ये कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको आप ब्लैक फंगस बोलते हो, दिस इज बेसिकली नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना। और आप देखो कि इन्होंने ये बताया कि जितने भी अब तक पेशेंट आए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, उसमें से 90 से 95% पेशेंट वो हैं जो डायबिटीज से सफर कर रहे थे और उन्होंने हैवी दवाइयाँ ले ली थी कोविड-19 के लिए, स्टेरॉइड्स ले लिए थे, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो गए इस म्यूकोरमाइकोसिस से। म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों को हो रहा है जो या तो रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से। ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर आपको कोविड-19 है तो आप दूसरे को कोविड-19 कर सकते हो, बट अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है तो आप दूसरे को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं करोगे, क्योंकि दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। एक पर्सन म्यूकोरमाइकोसिस है, उसके बगल में कोई दूसरा है तो दूसरे को नहीं होगा। प्लस ये भी बोल रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो अप्रोप्रिएटली अगर आप ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बोलते हो म्यूकोरमाइकोसिस को, तो ये साइंटिफिकली सही नहीं है, क्योंकि व्हाइट फंगस इन्फेक्शन से भी ये हो जाता है। एक्चुअली जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, दिस इज अ पर्टिकुलर फैमिली, ओके। और इसको म्यूकोरमाइकोसिस के साथ इसलिए एसोसिएट किया जाता है क्योंकि जब व्हाइट फंगल कॉलोनीज बनती हैं जिससे म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप होना शुरू होता है, तो वहाँ पे कुछ ब्लैक रंग के डॉट्स बन जाते हैं, तो उसको ब्लैक फंगस कहा जाने लगता है। बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और फंगल इन्फेक्शंस बहुत अलग तरीके से होते हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस तो होता ही है, उसके साथ फिर आप कैंडिडा, एस्परगिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉकिडियोडाइमोसिस, इस प्रकार के बहुत सारे आप कह सकते हो इन्फेक्शन होते हैं। फंगल इन्फेक्शन में म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडा और एस्परगिलोसिस, ये वो फंगल इन्फेक्शंस हैं जो आपकी इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है तो ये फंगस आपको ये बीमारियां कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज में न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ईरान इंस्पेक्शन एग्रीमेंट एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ। देखिए बात यहाँ पे ये है कि ईरान ने जब JCPOA साइन की थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन साइन किया था जुलाई 2015 में, तो उसके बाद क्या था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर थे ना, वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की आप कह सकते हो कि सर्वे कर सकते थे। अब हुआ ये कि ईरान ने इन इंस्पेक्शंस का जो स्कोप था, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स कम करते थे, इसको कम कर दिया। क्यों? क्योंकि 2018 में ये पगला आया डोनाल्ड ट्रंप। इस डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स को 2018 में इस JCPOA से बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान को गुस्सा आया। ईरान ने बोला कि भाई ठीक है, तुम हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने लगे। और IAEA के जो इंस्पेक्टर्स का एक्सेस था ना अपनी साइट्स की तरफ, इसको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया। लेकिन जैसे तैसे करके 21 फरवरी को एक एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट के चलते बोला गया कि भाई 3 महीने के लिए लिमिटेड इंस्पेक्शन ईरान अपनी साइट्स का करने देगा IAEA को। अभी के लिए अगर आप फरवरी 2021 से जोड़ो तो मार्च, अप्रैल, मई 2021 में ये एग्रीमेंट एक्सपायर कर रहा था। इसी एग्रीमेंट को अभी 1 महीने से बढ़ा दिया गया है और 24 जून 2021 तक ये एग्रीमेंट चलेगा। मतलब अब IAEA के इंस्पेक्टर्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की 24 जून 2021 तक, ऐसा बोला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी साहब ने। ठीक है। अब देखते हैं क्या 1 महीने में ये लोग JCPOA को बचा पाते हैं। बहुत कोशिश तो है कि भाई जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हो जाए ईरान और बाकी वर्ल्ड पावर्स के बीच में, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं और बाकी वर्ल्ड पावर्स को जो चाहते हैं कि भाई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाए वो हो जाए।
बट ऑब्वियसली बात ये होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी है नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे चलते हैं। रेयर सुपर ब्लड मून टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 26 मई। देखिए 26 मई को रेयर सुपर ब्लड मून देखने को मिलेगा। रेयर मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, नाम है इसका सुपर ब्लड मून। इसको सुपर ब्लड मून क्यों बोलते हैं ये थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले समझिए कि ये मिलेगा, देखने को कहाँ पे मिलेगा। तो देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ज़्यादातर जगहों से देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है जब ये एक्लिप्स बिल्कुल ख़त्म हो रहा होगा। ओके, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब सबसे पहले तो आपको इस रियर सुपर ब्लड मून को समझने के लिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका न्यू मून, एक होता है फुल मून। ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया जा रहा है ना, ये सुपर ब्लड मून का दिखाया जा रहा है जो कि अभी हुआ है। ओके, मतलब जो कि अभी होगा 26 मई को। लेकिन अब सबसे पहले समझो कि अब न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है। अर्थ और सन के बीच में जब पूरी तरीके से मून आ जाए तो उसको आप न्यू मून बोलते हो। और अर्थ और सन के लाइन में, सीध में, अर्थ से दूसरी तरफ, जैसे कि यहाँ पे आपको बीच में अर्थ दिख रहा है, यहाँ सन दिख रहा है, अभी बीच में इसके मून है और तीनों एकदम लाइन में है, तब मून बोला जाएगा न्यू मून। और जब अर्थ, सन और मून लाइन में है लेकिन अर्थ बीच में है तो उसको बोला जाएगा फुल मून। ठीक है, तो अभी सुपर मून कब होगा? सुपर मून होगा आपका जब फुल मून या न्यू मून। अच्छा, सुपर की एक और खास बात होती है, ठीक है। सुपर में ये होता है कि ये जो मून होता है ना, वो बहुत बड़ा नजर आता है एक पर्टिकुलर पर्सन को। अब ये बड़ा क्यों नजर आता है? आपको पता है कि मून इज बेसिकली ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ ये मून घूमता रहता है। अब ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट तो है नहीं, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो मान लीजिए ये अर्थ है और ऐसे मून घूम रहा है, तो दो पोजीशंस होती हैं। थोड़ा मैं गलत बना रहा हूँ फिगर को, ये मान लीजिए अर्थ है और मून कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। दो पोजीशंस होती हैं, एक पोजीशन होती है जो शॉर्टेस्ट पोजीशन होती है, एक पोजीशन होती है जो लॉन्गेस्ट पोजीशन होती है। एपोजी और पेरिजी बोलते हैं इसको। तो पेरिजी तब होता है जब मून अर्थ के बिल्कुल पास हो, सेंटर ऑफ द अर्थ से बिल्कुल पास हो, तो वो पेरिजी है। और जब एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मून अर्थ से सबसे दूर है तो उसको आप एपोजी बोलते हो। ये किसी भी आप कह सकते हो प्लेनेट और उसके सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में वैलिड है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, वो भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अर्थ का भी एक एपोजी और पेरिगी होगा यहाँ पे। तो पेरिगी मतलब कि जब, जैसे कि अर्थ और मून के केस में बात की जाए तो पेरिगी तब होगा जब मून अर्थ के सेंटर के सबसे पास है, और जब मून अर्थ के सेंटर से सबसे दूर है तो वो एपोजी होगा। तो ये जो पेरिजी वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे सबसे पास होता है, उस केस में होता ये है कि वो जो मून है, चूंकि वो बहुत पास है अर्थ के, तो लोगों को बड़ा नजर आता है, इसीलिए भी उसको सुपर बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे न्यू मून की कंडीशन हो चाहे फुल मून की कंडीशन हो, अगर न्यू मून और फुल मून की कंडीशन हो जाती है पेरिजी के साथ, यानी कि ये जो मून है वो अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के बिल्कुल पास आ चुका है, तब वो सुपर मून कहलाता है। समझ में आ गया पॉइंट? तो आई होप आपको सुपर मून समझ में आ गया होगा। या तो फुल मून है न्यू मून, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल मून न्यू मून के साथ हो जाएगा कि भाई अर्थ के एपोजी मतलब पेरोजी पे आ गया, मतलब सबसे पास आ गया मून अर्थ के अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो सुपर मून हो गया, क्योंकि बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे जोड़ दिया गया ब्लड। ब्लड का क्या सीन है? ब्लड का सीन ये है कि ये जो अर्थ की लाइट है ना, वो जो सन की लाइट है, ये सन अर्थ के एजेस से कुछ इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होके मून पे पड़ेगी। तो मून बिल्कुल जगमगाता सा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। मून जगमगाता सा नहीं दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि मून पे हल्की हल्की भीनी भीनी से रेड रेड रंग की लाइट है, और इसी को बोला जाता है ब्लड मून, ठीक है। क्योंकि पूरी सन की लाइट तो यहाँ पड़ नहीं पा रही है, अर्थ बीच में आ गया है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है तो अर्थ के साइड से, अर्थ के पोल से कह लीजिए, अर्थ के बिल्कुल ये जो आउटर हिस्सा पड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट जब मून तक पहुंचेगी तो मून तक भीनी भीनी रेड रंग की लाइट पहुंचेगी, और इसलिए वो लाल कलर का नजर आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है सुपर ब्लड मून। और यही होने वाला है यहाँ पे 26 मई 2021 को। तो आई होप आपको सुपर मून भी समझ में आ गया हो और आपको सुपर ब्लड मून भी समझ में आ गया हो। यही सब यहाँ पे कहानी में लिख रखा है, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझा दिया है। इस कहानी को चाहो तो आप पढ़ लो, PDF अवेलेबल मैं करवा दूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में काम आएगी ये चीज, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, समोआ इन क्राइसिस इज इलेक्टेड लीडर लॉक्ड आउट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले आप समोआ की
लोकेशन देख लो, पॉलिनेशिया में पड़ता है ये। तो ये आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में समुद्र में चलते चले जाओ, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में तो आप पहुंच जाओगे समोआ। समोआ की राजधानी है अपिया। समोआ, इसको ऑफिशियली आप बोलते हो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ समोआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आज़ाद है, एक अलग कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो अपिया है, ठीक है ना। 1960 का जो इनका संविधान आया था, इसने साफ साफ बोल दिया कि इनको न्यूजीलैंड से आज़ादी मिल गई 1962 में, और बाद में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन गए। जैसा इंडिया है, जैसा ब्रिटेन है, वैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये समूह। अभी इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम ये हुई कि इनके 22 साल पुराने एक लीडर थे जिनका नाम था तुइलैपा सेलिली मेलियोगोई। अब जब इलेक्शन हुए तो तुइलैपा हार गए, और यहाँ पे जीत के आई एक लेडी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था फियामे नाओमी मताफा। अब बात ये हुई कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो समोआ का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि 45 दिन के अंदर अंदर जो कैंडिडेट जीता है वो पार्लियामेंट में अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट फियामे नाओमी मताफा जब अपने सपोर्टर्स के साथ पहुंची सरकार बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट का दरवाजा ही बाहर से बंद कर दिया, और तुइलैपा सेलिली ने घुसने ही नहीं दिया नई प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर। मतलब कि ये जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा था कि हमेशा ही कुर्सी पर बैठे रहेंगे, बट इनकी एक्सपेक्टेशन चली गई। अब ये ताकत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स इन द वर्ल्ड। ये लीडरशिप पे बैठे रहना चाहते हैं। तो जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं उनको वो पार्लियामेंट में घुसने नहीं दे रहे हैं, सरकार बनाना तो दूर की बात है, मतलब ताला लगा के रोक दिया है वहां पे। तो ताला लगा के रोक दिया है। तो समोआ की पीस एंड स्टेबिलिटी इज एट स्टेक। इनके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है ये भी एट स्टेक है, क्योंकि आप नए इलेक्टेड, सोचो अब कांग्रेस हारी हो, बीजेपी आ रही और कांग्रेस ताला लगा के बीजेपी को रोक दे, कुछ इस प्रकार के हालात हो गए यहाँ पे। तो समोआ की लोकेशन को यहाँ पे याद रखिएगा, पॉलिनेशिया वाले रीजन में ये पड़ता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आई होप आज की जो न्यूज़ थी आपको समझ में आ गई। थोड़ी टेक्निकल न्यूज़ भी है, जितनी आसान भाषा में समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इतना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।